नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुपम। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। कृषि विकास से जुड़े कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कही अपनी बात। गुलाम नबी आजाद को लगा आज जोरदार झटका। आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस में की वापसी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता गगन भगत ने भाजपा पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। और डोगरा सदर सभा के प्रमुख गुलचैन सिंह चाड़क ने नशे के बढ़ते जाल पर जाहिर की अपनी चिंता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज संघ शासित प्रदेश स्तर के कृषि विकास से जुड़े प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में समयबद्ध तरीके से कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की। ये कार्यक्रम जम्मू स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। 29 प्रोजेक्ट्स बनाने की रूपरेखा, यह आपके संकल्प शक्ति, जम्मू कश्मीर की गति और मैं समझता हूं कि सबकी सामूहिकता के कारण संभव हो सका है और ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के चंद हफ्ते के भीतर ट्रेनिंग प्रोग्राम का मॉड्यूल भी तैयार करना, फिर उस पर प्रभावी कार्रवाई और उसे आगे बढ़ाने की पूरी रूपरेखा, ये आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं आप सभी को, विशेष रूप से दुल्लू साहब को, प्रोफेसर शर्मा को, प्रोफेसर समीर को और इस अभियान से जुड़े सभी लोगों को हृदय से साधुवाद देता हूं। मुझे बताया गया है और दुल्लू साहब ने भी विस्तार से बताया कि 10 अप्रैल 2023 तक यूटी लेवल, डिविजनल लेवल तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन तीनों स्तरों पर कुल मिलाकर 638 ट्रेनिंग सेशन सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान को जमीन पर सुनियोजित तरीके से उतारा जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अप्रूवल के वक्त सभी 29 प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के साथ 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क तथा इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस भी तैयार कर दी गई हैं, जो अगले 5 वर्षों तक विभिन्न चरणों इस महत्वाकांक्षी योजना के एग्जीक्यूशन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का मार्गदर्शन करेंगे। हमने अक्सर देखा है कि कई बार पॉलिसीज बनती हैं, नई योजनाएं तैयार की जाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं होता है जैसी अपेक्षा रहती है। और इसलिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बनाते समय एपेक्स कमेटी ने भी और हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट की पूरी टीम ने, हमारी दोनों यूनिवर्सिटीज ने हर एक प्रोजेक्ट का एक फ्रेमवर्क और गाइडलाइन तैयार की, जो संबंधित प्रोजेक्ट के हर एक स्टेज के उपयुक्त इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज। आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद को आज उस वक्त भारी झटका लगा जब उनके कई नेता आज नई दिल्ली में घर वापसी कर गए। घर वापसी से आशय इन नेताओं ने गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस से नाता तोड़ दिया था। उन्हीं में से बड़ी तादाद में कई प्रमुख नेता आज सुबह नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस में पुनः शामिल हो गए। इस मौके पर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल तथा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वकार रसूल वानी भी मौजूद थे। घर वापसी करने वाले नेताओं में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद सईद तथा पूर्व विधायक बलवान सिंह भी शामिल थे। ताराचंद ने इस मौके पर जोर देकर कहा कि हमारे जीवन में ये एक बड़ा राजनीतिक ब्लंडर हुआ है। कांग्रेस के कारण मैं एक गरीब परिवार का व्यक्ति विधायक से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री बन सका। बहरहाल सियासी हलकों में गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा चल निकली है। वेणुगोपाल जी ने और मैडम रजनी जी ने तफसीलन
आपको सारा बता दिया। जहाँ तक हमारा तल्लक है, जितने भी साथी हमारे बैठे हैं, हमारी पूरी उम्र जो है वो कांग्रेस में ही बीती है। हमने कांग्रेस के लिए ही काम किया है। बीच में हालात कुछ ऐसे बने कि जल्दबाजी में जज्बाती होके हमने कोई गलत कदम उठा लिया। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा गलत कदम हमने उठाया। जिस पार्टी ने ताराचंद जैसे एक गरीब आदमी को, गांव के रहने वाले को टिकट दिया, एमएलए बना, सीएलपी लीडर बनाया, एक पहचान दी। दूसरी दफा मैं जीता तो 6 साल स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली का रहा। जो भी पार्टी की दी हुई पहचान थी। श्रीमती मैडम सोनिया जी ने मुझे खुद बुला के कहा था कि मैं आपको स्पीकर बना रही हूं, और 6 साल के लिए मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा। जो भी कांग्रेस की देन थी। मैं समझता हूं कि हम सब की जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लंडर हमसे हुआ, सबसे बड़ी भूल हुई, हमने जज्बात में आके, किसी के दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया, जिस वजह से जो हमें और हमारी पार्टी को नुकसान, अगर पार्टी का नुकसान है तो हम सबका नुकसान है, जो हम सबको नुकसान उठाना पड़ा। तो आज हम फिर वापस आए हैं। हम पार्टी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। श्री राहुल गांधी जी के, जनाब खड़गे साहब जो ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके मशकूर हैं। मैडम सोनिया जी के मशकूर हैं, जिन्होंने हमें फिर वापस शामिल होने की इजाज़त दे दी। श्री वेणुगोपाल जी, मैडम जी, इनके भी हम मशकूर हैं कि इन्होंने साथ शामिल होके हमें फिर से पार्टी में शामिल करने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गगन भगत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने जम्मू के लोगों को जो सपने दिखाए थे, अब उसका ठीक उलट हो रहा है। यहां बेरोजगारों की तादाद लगातार बढ़ रही है और रोजगार के लिए युवा दर बदर भटक रहे हैं। बल्कि जो लोग अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन चाहते हैं, उन पर भी बर्बर लाठीचार्ज किया जाता है। गगन भगत ने गत दिवस की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि रहबरे खेल के कर्मचारी जब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तब उन पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, जिनमें कई महिलाएं भी घायल हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने कहा कि यही भाजपा की असलियत है कि वह चुनाव के वक्त सपने दिखाती है और फिर बाद में लोगों का काम करने की बजाय शासन तथा पुलिस के जरिए उन पर जुल्म ढाती है। कॉन्फ्रेंस ने अंडर पीएम प्राइम मिनिस्टर पैकेज कश्मीर में पहुंचाने का, ले जाने का काम किया। आज वही कश्मीरी भाई जो हैं अपने रीलोकेशन के लिए पिछले 8 महीनों से सड़कों पे, एक तरफ से टारगेटेड किलिंग्स का ये दौर चल रहा है और दूसरी तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं। मैं उन्हें ये कह देना चाहता हूं कि प्रॉब्लम से दूर भागने से प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकलता है। आपको प्रॉब्लम एड्रेस करनी होगी, आपको रूट कॉज जानना होगा कि यहां हालात अगर आज तक खराब हैं, अगर आप हालात ठीक नहीं कर पा रहे तो इसकी प्रॉब्लम जो है वो कहां लाई करती है। इसके रूट कॉज तक जाइए और इस प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए। क्या शायद आपकी कोई पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर को लेके है, उस पॉलिसी में कोई ऐसी कमी है जिससे जम्मू कश्मीर बेहतर नहीं हो रहा, जिसमें जम्मू कश्मीर के हालात जो है सामान्य नहीं हो पा रहे। दूसरी बात जो मैं यहां करना चाहूंगा और जो बहुत बड़ी बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इट्स बीन 4.5 years that Jammu and Kashmir is without an elected government, and the government of any day, elected government of any day is better than this pathetic government bureaucratic setup. आज जो ब्यूरोक्रेसी का निजाम है जम्मू कश्मीर में पिछले 4-4.5 साल से, आखिर कब तक आप जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की आवाम को जमहूरी निजाम से दूर रखेंगे? आखिर कब तक लोगों की आवाज को दबाया जाएगा? जब डेमोक्रेसी में लोगों की राय सुनी जाती है और उस राय पे अमल होता है, ना कि सरकार की तरफ से अपनी राय लोगों पे थोपी जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि एलजी साहब एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, उन्हें ये जानना होगा कि आज 4 सालों में जो आपने जम्मू कश्मीर को सिर्फ लाठीचार्ज, स्कैम्स, यहां पे
डोगरा सदर सभा के प्रधान एवं पूर्व मंत्री ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने यहां नशे के लगातार फैलते जाल पर रोकथाम के लिए इलाके के पुलिस थाना को जिम्मेदार बनाए जाने पर बल दिया है, जिससे नशे की बिक्री बिल्कुल संभव ना हो सके। चाड़क ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा कि सरहद पार से ड्रोन के जरिए आ रही ड्रग्स पर रोकथाम के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की सख्त जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि शासन को इन तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर सिविल सोसाइटी को भी भरोसे में लेना चाहिए। कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों और कंडी के इलाके के जो शिकार खेलते थे इनको यहाँ पर प्रेरणा दिया, वहाँ पर भी इन्होंने ड्रग्स पूरी डाल दी। ड्रोन के जरिए ड्रग्स फेंकी जा रही हैं, करोड़ों रुपए इनकी कीमत है, अरबों रुपए वो पकड़ी जा रही हैं, आपको पता है। और ये एक साजिश के तहत यहाँ के यूथ को उसने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है और हमारी गवर्नमेंट इनका मुकाबला कर रही है, लेकिन हमारी सजेशंस हैं डोगरा सदर सभा की तरफ से, क्योंकि इस आग में हम कूदते रहे हैं और पूरी तरह से हमने भाईचारा मेंटेन करने के लिए भी पूरी कोशिश की और फिर अपने आप को रिस्क में डालकर क्या पुंछ रजौरी के वार्ड हूँ, क्या डोडा के पहाड़ हूँ, वहाँ पर पद यात्राएँ की और लोगों को इन्वॉल्व किया कि हम अपने भाईचारे को किसी तरीका की आंच नहीं आने देंगे और यहाँ पर हम पाकिस्तान को कामयाब नहीं। लोगों ने साथ भी दिया। आज जो कमी नजर आ रही है, जो मैं डोगरा सदर सभा की तरफ से श्रेष्ठ करना चाहता हूँ गवर्नमेंट, एक कमी ये है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम है और ये बड़ी खतरनाक बात है। सिर्फ फोर्सेस के साथ ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर ये साजिशें होती हैं, वहाँ आपको सोर्सेज चाहिए, वहाँ आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको इन्फॉर्म करें। आज गांव के अंदर रात को कौन रहा, क्या साजिश हुई, वो आपको पता लगे और फिर क्रिमिनल जो आग फैलाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से अब 1 और 2 जनवरी को नए साल के शुरुआत में आई डांगरी में हुआ, 28 दिसंबर को यहाँ पर सिदरा बाईपास में ये तवी ब्रिज पर हुआ। आपको पता है कि ट्रक में सामान जा रहा था और ये भी आपको पता है कि रोज ड्रोन के जरिए वेपन्स जहाँ जो डाले जा रहे हैं, ड्रग्स यहाँ पर डाली जा रही है। इसके लिए सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो रक्षा करें, किसी किस्म के भाईचारे को आंच ना आने दें। और दूसरा, यहाँ जिस किस्म की साजिशें होती हैं उनको हालिया फिल्म नीति के बैनर तले पहली बार बांदीपुरा जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील में एक कश्मीरी फिल्म की शूटिंग की जा रही है। भारत के सबसे बड़े फिल्म उद्योग ने चिलाई कलां के सर्द दिनों में बॉलीवुड ने एक फिल्म की शूटिंग के लिए प्रसिद्ध वूलर झील को चुना है। वहीं फिल्म की शूटिंग वूलर झील के किनारे विभिन्न स्थानों पर की जा रही है। वहीं इस पर स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन और बॉलीवुड की अभिनेताओं की प्रशंसा की। वातावरण बहुत अच्छा है। फिल्म जो हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे वो कश्मीर बेस्ड फिल्म है, श्रीनगर में है हमारी कहानी, बारामूला में सेट करी हुई है। बाकी अभी इससे ज़्यादा फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते। बाकी वूलर एक लोकेशन है जो हमें करनी थी, आज तक यहाँ कोई फिल्म शूट नहीं हुई हमने सुना है, और इतनी अच्छी लोकेशन पे आज तक क्यों नहीं हुई हमें नहीं पता, तो इसलिए हम यहाँ पर आए शूट करने के लिए। संदेश क्या, इतनी खूबसूरत जगह है, आइए देखिए, एक्सप्लोर करिए एंड आप किसी भी टाइम यहाँ पे शूट करें आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत हमारी शूटिंग में मदद कर रहे हैं, बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे हैं बल्कि सहायता ही कर रहे हैं, तो वो सबसे अच्छी बात लगी मुझे। वूलर के बारे में यही है कि यहाँ के लोग बहुत वार्म हैं, बहुत अच्छे हैं। जब हम शूट करने आते हैं सुबह से लेकर शाम तक वो हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं बल्कि हमारा साथ देते हैं जहाँ पे मदद लगे। स्पेशली आज से आप शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे शिकारा पे हम शूट कर रहे हैं सारे बोट्स पे, तो सारे के सारे लोग हमारी बहुत मदद कर रहे हैं एंड इससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं हो सकती है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -6.4 डिग्री रहा, जो पिछले 5 साल में दूसरी सबसे बड़ी ठंडी रात रही। इससे पहले 31 जनवरी 2021 को -8.8, 24 जनवरी 2020 को -6.1 और 14 जनवरी 2017 को पारा -6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। श्रीनगर में जनवरी में ऑल टाइम न्यूनतम तापमान 31 जनवरी 1893 को -14.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं जम्मू में बीती रात के न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस
ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले 28 जनवरी 2022 को 4.7 और 1 जनवरी 2021 को 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। जम्मू में वीरवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 9.1 डिग्री गिरकर 8.9 डिग्री सेल्सियस के साथ इस सीजन का अब तक का ठंडा दिन बीता, जो श्रीनगर समेत कश्मीर के कई अन्य जिलों से कम रहा। इससे पहले जम्मू में 23 जनवरी 2016 को दिन का तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। किसानों से सिंचाई जल शुल्क वसूलने वाले फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पिछले साल सरकार ने किसानों पर यह शुल्क लगाया था। किसानों को इसके लिए नोटिस भी पहुंचने लगे थे। इस पर बहुत से किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। एडवोकेट असीम साहनी ने किसानों की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखा। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश जावेद इकबाल वानी ने उक्त आदेश दिया था। उन्होंने 12 नवंबर 2022 को आभियाना वसूली के निर्देश वाले नोटिस को स्थगित रखने का निर्देश दिया। एडवोकेट असीम साहनी ने कोर्ट में कहा कि वर्ष 2015 में उस समय रही सरकार ने विधानसभा में इस शुल्क को निरस्त कर दिया था। इसे लेकर विभाग की ओर से आदेश भी जारी किया गया। पिछले 8 साल से ऐसा कोई शुल्क नहीं वसूला गया, लेकिन अब अचानक से विभाग की तरफ से किसानों के घर नंबरदार के जरिए शुल्क लगाने का नोटिस पहुंचाया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है और ना ही इसके लिए कोई आधार है। सरकार ने बजट के दौरान इस शुल्क को हटाने का फैसला किया था। ये आदेश असंवैधानिक है, जिस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने उक्त आदेश देते हुए इस पर रोक लगा दी। भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही है। समुदायों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। ये बात पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कही। उन्होंने वीरवार को अपने पिता व पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर जाकर फातिमा पढ़ा। राजौरी हमले पर महबूबा ने कहा, इससे भाजपा की स्थिति सामान्य होने के दावों की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में और सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने भाजपा पर सेना को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्याओं को दूर करने की जरूरत है। कोई भी शक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकती। जम्मू व कश्मीर पहले से ही एक सैन्य छावनी में तब्दील है। यहाँ सेना की कोई कमी नहीं है जिसे और बढ़ाया जाए। सेना ने पिछले 30 वर्षों में अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से निर्वहन किया है। लोकतांत्रिक प्रणाली को बहाल किया था। पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर तैयबा के सहायक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को सरकार ने वीरवार को प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को आतंकी घोषित किया गया। साल के पहले दिन राजौरी में 3 घरों पर फायरिंग कर 4 हिंदुओं की हत्या और अगले दिन एक घर में आईईडी ब्लास्ट करने की घटना के 4 दिन बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। राजौरी के डांगरी गांव में आधार कार्ड से पहचान कर 4 हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई थी। इस घटना की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। घाटी में पिछले दिनों हुए तमाम टारगेट किलिंग के पीछे भी टीआरएफ का हाथ बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार टीआरएफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है। ये संगठन 2019 में प्रतिबंधित लश्कर तैयबा के सहायक संगठन के रूप में अस्तित्व में आया था। राजौरी के डांगरी इलाके में 1 और 2 जनवरी को हुए आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्दों की तलाश में सुरक्षा बलों की टीमें अलग अलग इलाकों में अभियान चला रही हैं। इस दौरान एक महिला समेत 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। एडीजीपी मुकेश सिंह के साथ विभिन्न शीर्ष अधिकारी राजौरी बैठे हैं। दिल्ली से भी सुरक्षा एजेंसियों के आला अफसर यहां पहुंच चुके हैं। बुधवार की रात नौशहरा के ठालका इलाके में पुलिस नाका तोड़कर भागे 3 संदिग्धों का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल पाया। इनकी तलाश में वीरवार को सुरक्षा बलों ने मनावर नदी के आसपास चप्पा चप्पा खंगाला। तलाशी में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार राजौरी के एक गांव में करीब 1 माह पहले 2 आतंकी एक महिला के घर 2 रात रुके थे। वहां पर खाना भी उन्होंने खाया था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
प्रदेश में कोरोना रोधी टीके की सतर्कता डोज का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र वैक्सीन की डोज जल्द भेज सकती है। विभाग से इस बारे में केंद्र की टीम ने संपर्क किया है। यही नहीं, नेजल वैक्सीन भी इस माह के अंत तक जम्मू कश्मीर में आ सकती है। कोरोना संक्रमण की चौथी लहर की आशंका के चलते केंद्र सरकार ने बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मियों की सतर्कता डोज प्राथमिकता पर लाने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने भी स्वास्थ्य विभाग को सतर्कता डोज प्राथमिकता के आधार पर लगाने के लिए कहा है। प्रदेश में अभी तक सिर्फ 15% लोगों ने ही डोज लगवाई है। वर्तमान में प्रदेश के किसी भी जिले में वैक्सीन नहीं है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जम्मू ने सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में 2 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। खुलेंद्र कुमार और बजेंद्र सिंह की सीबीआई ने गिरफ्तार उन्हें किया हुआ है। दोनों के नाम इस मामले में पेश की गई चार्जशीट में शामिल हैं। सीजीएम अंजुम एरा ने कहा कि सुलेंद्र कुमार ने आरोपी बजेंद्र सिंह एवं अन्य के साथ मिलकर साजिश की, करनाल में होटल में रुकने की व्यवस्था की, साथ ही जिन जगहों पर लीक हुआ पेपर पहुंचाना था वहां भी पहुंचाया गया। सुलेंद्र ने होटल राय हट में बंदोबस्त कराया। जिस समय उम्मीदवारों को होटल में लाया गया उस वक्त भी सुलेंद्र वहां मौजूद था, जो जानता था कि ये लोग उम्मीदवार हैं, ना कि हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी। दस्तावेजों से पता चलता है कि उसने खुद बुकिंग की थी, जिसकी पहचान में सुधीर सिंह नाम का व्यक्ति था, जिसने बुकिंग कराने में मदद की। आतंकी हमले के बाद लोगों के बढ़ते गुस्से और बीडीसी की सक्रिय एवं मजबूत करने की मांग को ध्यान में रखते हुए वीरवार को डांगरी ब्लॉक सहित आसपास के कई गांवों में विशेष शिविर लगाए गए। राजौरी पुलिस ने डांगरी, पोठा, सरानू, एडगी, दलहोड़ी, बल, जराला, मियाड़ी, अग्रती आदि गांव में विशेष शिविर लगाकर उन लोगों की सूची बनाई जो विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य बनकर व हथियार लेकर अपनी रक्षा करने के इच्छुक हैं। गांव में पहले से मौजूद बीडीसी सदस्यों के हथियारों की जांच करने के साथ ही साफ सफाई की गई। पुलिस ऐसे युवाओं की भी सूची बना रही है जो बिना बीडीसी सदस्य बने लाइसेंसी हथियार लेना चाहते हैं। राजौरी के कई गाँवों में पुलिस पूर्व सैनिकों की भी सूची बना रही है। अग्निपथ योजना के तहत चुने गए अग्निवीर नगरोटा के डंसाल में स्थित जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में प्रशिक्षण लेंगे। जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अग्निवीरों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। चयनित अग्निवीरों को इस रेजिमेंट सेंटर में 10 सप्ताह के बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के बाद 21 सप्ताह के अग्रिम सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना होगा। निर्धारित प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद इन्हें देश सेवा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित विभिन्न जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियनों में भेजा जाएगा। वीरवार को सेना की उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उक्त केंद्र का दौरा किया और प्रशिक्षण की तैयारियां एवं बंदोबस्त का जायजा लिया। यहां अग्निवीर के पहले बैच को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले बैच ने केंद्र में रिपोर्ट कर दी है। राजौरी जम्मू हाईवे पर स्थित नौशहरा के ठालका क्षेत्र में बुधवार रात को पुलिस का नाका तोड़ फरार हुए 3 संदिग्धों की तलाश वीरवार को दूसरे दिन भी जारी रही। पुलिस व सेना ने ठालका के आसपास के इलाकों व जंगलों के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया है। समाचार लिखे जाने तक अभियान जारी है। एडीजीपी पुलिस मुकेश सिंह ने बताया कि तीनों संदिग्धों की तलाश में पुलिस व सेना की ओर से संयुक्त तलाशी अभियान जारी है। अब तक उनको पकड़ा नहीं गया है। जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक ये जांच जारी रहेगी। पुलिस ने ठालका और आसपास के गांव के लोगों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध देखे जाने पर तत्काल सूचित करें। साथ ही कोई भी संदिग्ध वस्तु को ना उठाएं और ना हाथ लगाएं। गौरतलब है कि बुधवार रात को करीब 8:30 बजे ठालका इलाके में बिना नंबर वाली बाइक पर सवार 3 संदिग्धों ने पुलिस का नाका तोड़ और 100 मीटर दूर जाने के बाद बाइक फेंक कर दरिया की ओर भाग निकले थे। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।